हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवीन कुमार और एक कंपनी है। कंपनी का नाम है एक्सीलेंट वायर एंड पैकेजिंग। तो ये कंपनी जो है स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना चाह रही है एज़ यूजुअल, जैसे कि हम लोग रोज यूजुअली बात करते हैं। तो 11 सितंबर से 13 सितंबर के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 90 का कंपनी ने फिक्स्ड प्राइस सेट किया है। अब ये कंपनी करती क्या है उसकी अगर बात करते हैं तो कंपनी वायर्स बनाने का काम करती है, जो कि इलेक्ट्रिकल वायर जो हम बात कर रहे हैं वो नहीं। इसके अलावा जो दूसरे वायर्स होते हैं जैसे वो पैकेजिंग में काम आते हैं या फिर डीआईवाई में काम आते हैं, बुक की स्टिचिंग में काम आते हैं। उस टाइप के जो ब्रास के वायर्स होते हैं, जो खुले वायर्स होते हैं, राइट, तो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के काम आ सकते हैं ये। जो बाद में दूसरे इंडस्ट्रीज़ इसको किस तरीके से काम में लेती हैं वो उनकी हेडेक है। बट ये कंपनी बेसिकली नॉर्मली नंगे वायर्स जो होती हैं वो बनाती है। अब यहाँ पे साथ में ही जो वायर्स होते हैं, साथ में एक वायर रॉप्स भी होती हैं जो मजबूती में जैसे क्रेन्स वगैरह में यूज़ होती हैं, तो वो भी ये कंपनी बनाती है। सो बेसिकली देखा जाए तो पैकेजिंग से रिलेटेड ज़्यादा इनका फोकस है। सो ये कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना चाह रही है लगभग 12 करोड़ 60 लाख रुपए, और जो अपनी वैल्यू लगा रही है यहाँ पर वो है 47 करोड़ रुपीज़। सो कि ठीक ठाक छोटी कंपनी है और ठीक ठाक पैसे उठा रही है इस छोटेपन के हिसाब से देखा जाए तो। नेक्स्ट अगर देखते हैं आईपीओ से पहले जो कंपनी के मालिक लोग थे उनकी 92% शेयर होल्डिंग थी। आईपीओ के बाद 63% रह जाने वाले, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है इतनी छोटी कंपनी के लिए। प्रमोटर्स काफ़ी ज़्यादा लूज यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि फ्यूचर पे थोड़ा सा सवाल उठाता है कि इतना ज़्यादा फोकस वो रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे कंपनी के ऊपर में। बट यहाँ पर कंपनी के आरएसपी को पढ़ते हुए यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो बनता हुआ नहीं दिख रहा है। सो देर आर हम लोग अभी सवाल नहीं उठा सकते इस चीज़ के ऊपर में। उनके एथिकलिटी जो जिसको बोलते हैं उस पर सवाल नहीं उठा सकते। नेक्स्ट अगर आप देख लेते हैं कि कंपनी जो पैसे उठाना चाह रही है उसके पीछे मेन रीज़न क्या है, क्यों उठाना चाह रही है। तो पहली चीज़ बोलिए एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कंपनी को और अपने आप को थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि कंपनी का मोस्टली देखा जाए तो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ या फैक्ट्रीज जो भी हैं जिन पे कंपनी काम कर रही है वो सारी रेंट पर हैं। तो अभी कंपनी बोली कि हमें एक्वायर करना है ज़मीन को और बाद में उसके ऊपर में बिल्डिंग बनानी है, जिसमें 6 करोड़ रुपए के आसपास में खर्चा होने वाला है। और बाद में एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी भी उसके अंदर में फिट करनी है, उसके लिए भी हमें 2 करोड़ रुपए का खर्चा लगेगा। और उसके बाद में एडिशनल वर्किंग कैपिटल, जो कि ये जितना बढ़त होने वाला है बिजनेस, इसके अंदर में जो एडिशनल वर्किंग कैपिटल का खर्चा, मतलब जो काम रोज़मर्रा का काम जो चलने वाला है उसके अंदर में, उसमें जो खर्चा लगने वाला 1.5 करोड़ रुपए उसके लिए चाहिए। सो बेसिकली कंपनी को अपने आप को एक्सपेंड करना है, उसके लिए पैसों की यहाँ पर ज़रूरत है। और कंपनी को किराए पे ना रखे, खुद, हाँ खुद का चाहिए सब कुछ, ज़मीन बिल्डिंग सब कुछ, उसके लिए पैसों की यहाँ पर ज़रूरत बताई हुई जा रही है। तो रीज़न तो ठीक ठाक लग रहा है कंपनी की तरफ से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंपनी की आरएचपी को हम नज़र डाल लेते हैं और बाद में कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हुए फिर हम लोग कंपनी को कंपेयर करके देखेंगे दूसरे जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उनके साथ में। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं तो कंपनी के जो मेन आज के दिन जो कर्ता धर्ता हैं उनका नाम है भव्य वसंत शाह एंड रचित परेश मसालिया। तो यहाँ पे 3 कर्ता धर्ता हैं कंपनी को, मेन है रचित परेश। नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी के अंदर में आज के दिन जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो छोटी कंपनी जैसे कि हम लोग बात किया था तो 18 एम्प्लॉयज़ हैं टोटल मिला के, जिनमें से लेबर कैटेगरी में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 10 हैं, बाकी सीनियर मिडिल लेवल और सपोर्ट स्टाफ के 8 के आसपास में है। नेक्स्ट अगर अब हम थोड़ा सा एक बार नज़र डालेंगे कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर में। सो बैलेंस शीट क्या बोलती है कंपनी की, तो यहाँ पर बैलेंस शीट है तो लगभग 7 करोड़ रुपए की कंपनी की टोटल साइज है बैलेंस शीट की, जिसमें से जो पैसा लगा पड़ा है वो 2 करोड़ रुपए के आसपास तो टेंजिबल एसेट्स में लगा पड़ा है, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट बिल्ड ये जो फैक्ट्री वगैरह है इनके अंदर में। बाकी 1.5 करोड़ रुपए के आसपास की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, माल पड़ा हुआ है जो कि बिका नहीं है। और ट्रेड रिसीवेबल मतलब माल बिक गया है बट पैसा नहीं आया, उतना पैसा पड़ा हुआ है कंपनी के पास में 2 करोड़ 33 लाख का। ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट कंपनी की बन जाती है। अब इसमें से जो इन्वेस्टर्स का पैसा है, जो 7 करोड़ है उनमें से सिर्फ इन्वेस्टर्स का पैसा है वो लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास में, बाकी जितना भी पैसा है वो उधारी का पैसा है कंपनी में लगा हुआ। सो ठीक ठाक वैल्यू, मतलब बैलेंस शीट ठीक ठाक चल रही है। बट जो 7 करोड़ की बैलेंस शीट है और जो कंपनी ने वैल्यू लगाई वो है 47 करोड़ की, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट थोड़ा सा अगर हम लोग पीएनएल स्टेटमेंट के ऊपर नज़र डालते हैं तो 15 करोड़ की सेल की है कंपनी ने। और जो इस साल कॉस्ट, यहाँ पर एक दिक्कत नज़र आई है कंपनी के अंदर में कि इस साल कंपनी ने जैसे सेल किया 15 करोड़ का, तो जिसमें से खर्चा हो गया 14 करोड़ का,
पिछले साल कंपनी ने जो सेल की थी वो 14 साढ़े 14 करोड़ की थी और खर्चा भी हो गया 14 करोड़ 34 लाख का। तो इस साल पिछले साल सेल कम हुई उसके बावजूद जो खर्चा है, और इस साल सेल ज़्यादा हुई उसके बावजूद जो खर्चा है वो कम कैसे हो गया, राइट। कम से कम इस साल कम से कम अगर सेल ज़्यादा हुई तो खर्चा भी ज़्यादा होना चाहिए। थोड़ा कम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता, बट पिछले साल के मुकाबले उल्टा खर्चा कम हुआ है जबकि सेल बढ़ गई है। तो इसके पीछे कंपनी ने जो रीज़न बताया वो बताया कि हम जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो यूज़ कर रहे थे पहले वो थोड़ी ख़राब थी, जिस वजह से हमारा जो ख़राब जो वहाँ पे रॉ मटेरियल निकल रहा था, वेस्टेज जो था वो ज़्यादा हो रहा था। और इस साल जो है हमने क्वालिटी अच्छी यूज़ की है, प्रीमियम क्वालिटी के वायर्स वगैरह यूज़ किए हैं, जो मटेरियल है वो यूज़ किया, जिसकी वजह से हमारा वेस्टेज ज़्यादा नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारा लोवेस्ट वेस्टेज की वजह से रॉ मटेरियल जो एक्सपेंस था, रॉ मटेरियल में जो खर्चा लग रहा था वो कम हो गया, जिसकी वजह से हमारा एक्सपेंस कम हो गया। बड़ा ही बेतुका सा जवाब है, बड़ी ही बेकार वाली चीज़ बोली है, बस मानने लायक है नहीं वैसे, बट अब ऑप्शन भी तो नहीं है ना। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, इसकी वजह से कंपनी बोल रही है कि ये जो पर्टिकुलर रीज़न बताया है इसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 29 लाख रुपए, सॉरी कितना 82, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टैक्स एक्सपेंसेस। सो यहाँ पर आया है, ये आया है 82 लाख रुपीज़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है। 10 लाख का कंपनी को पिछले साल प्रॉफिट हुआ था, और ये जो थोड़ा सा क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदा जिसकी वजह से कंपनी को 83 लाख का प्रॉफिट हो गया है, राइट। बस ये एक ही रीज़न मेरे को थोड़ा सा वो लगा था बेतुका सा। बाकी कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स कंपनी के हैं वो भी ठीक ठाक हैं, बट वो भी एक साइकिल बंधी हुई है क्योंकि हर साल जो है रिकवर हो रहा है, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार कंपनी को कंपेयर करके देख लेते हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उनके साथ में। तो उसके लिए हमें कंपनी का पी और पीबी रेशियो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंपनी ने वैल्यू लगाई है वो 47 करोड़ की लगाई है, और 82 लाख रुपीज़ कंपनी कमा रही है। सो 47 डिवाइडेड बाय 0.82, तो यहाँ पे 57 की निकल के आ रही है पी रेशियो। पर ध्यान रखिएगा कंपनी ने इस साल थोड़ा सा जिस हिसाब से बेतुका सा जवाब देके जो नेट प्रॉफिट्स बढ़ाने की कोशिश की है वो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से अगर पिछले साल के साथ में अगर कंपेयर करके देखते हैं तो कंपनी का तो पी रेशियो वो 470 जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग जो इस मार्केट में कंपनियां काम कर रही हैं, बेडमुथा इंडस्ट्रीज़ हो गई, KEI इंडस्ट्रीज़ हो गई, राज रतन ग्लोबल वायर्स हो गए, तो इनका जो पी रेशियो काफ़ी अच्छा है, 40 का है, इसका 67 का, इसका 27 का। तो इन पी रेशियोज के साथ में अच्छा बनने के लिए कंपनी ने जो है नेट प्रॉफिट्स को सुधारने की कोशिश की और बड़ा ही बेतुका सा जवाब देके। तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा झोल नज़र आ रहा है इनके P&L स्टेटमेंट के अंदर में, तो उस झोल की वजह से मैं इनके नंबर काटूंगा। अब नेक्स्ट अब लेटेस्ट डेटा उसके अकॉर्डिंग एक बार कंपेयर करके भी देखते हैं अगर इनके साथ में, तो 87 जिसकी वजह से कितना था 82 लाख। तो 57 का पी रेशियो है, जिसको अगर हम कंपेयर करके भी देखते हैं अगर इनके हिसाब से भी, तो भी 27, 67 और 40, सो इतनी कुछ खास अच्छी कमाई कंपेरेटिवली कर नहीं रही है। दूसरा पीबी रेशियो के हिसाब से भी अगर देख लेते हैं एक बार, तो कंपनी ने जो अपनी नेटवर्थ लगाई है दैट इज़ 4 करोड़, और यहाँ पर 12 करोड़ रुपये और उठाए, 16 करोड़ की कंपनी की नेटवर्थ बन जाएगी। 16 में 32, 16 48, सो 3 का पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो इसका है 6 का, इसका है 13 का, इसका है 6 का। सो पीबी रेशियो के हिसाब से कंपनी ने अपनी वैल्यू ठीक लगाई है, बट कमाई कुछ खास नहीं कर रही है। सो यहाँ से यूजुअली जब कमाई बहुत अच्छी कर रही होती है तो कंपनी का स्टॉक मल्टीफोल्ड होने के चांसेस रहते हैं, बट पीबी रेशियो को इससे ज़्यादा इतनी उम्मीद नहीं रहती है। बट क्योंकि पीबी रेशियो अगर ज़्यादा अच्छा भी होता है तो कमाई कम होती है, तो फिर वो काउंटर हो जाता है वहाँ पर। तो दिक्कत अब यही है कि कंपनी को वैल्यू मिलना मुझे ज़्यादा दिख नहीं रहा है, क्योंकि चूँकि कंपनी छोटी है तो लॉन्ग टर्म में जिस हिसाब से कंपनी फ्यूचर में अगर अच्छा करती है, जिस हिसाब से कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली है अपनी प्रॉपर्टीज़ में, फैक्ट्रीज़ के अंदर में, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है। बट मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो कंपनी नेट प्रॉफिट कमा पाए, बहुत अच्छे से नेट प्रॉफिट निकाल पाए, वो थोड़ा सा सवाल बना रहेगा। बाकी मैं इसके ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ, बट इतना कुछ खास पॉजिटिव नहीं हूँ। सो आई एम न्यूट्रल ऑन दिस,
अब कितना जो लिस्टिंग गेन्स है वो कितना मिलने की उम्मीद रहेगी, वो जीएमपी पे डिपेंड करेगा। कितना मार्केट में एक हवा बनती है और हवा कितनी बनती है वो जीएमपी पे डिपेंड करेगा, और जीएमपी आज के दिन अभी 0 चल रहा है। तो जो कंपनी का जो स्टॉक है वो 13 सितंबर को, 13 सितंबर को कंपनी का लास्ट डेट है अप्लाई का, उससे पहले एक बार जीएमपी चेक कर लें, वही एक हवा बनती हुई नज़र आ रही है। बाकी पीएनएल स्टेटमेंट को देखते हुए कोई कमी मुझे खास नज़र आई नहीं। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।